आज हम लोग सबसे पहले एक ऐसे योद्धा के बारे में पढ़ेंगे जिनका इतिहास में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। बहुत बड़ा मतलब वो एक तरह से बहुत महान योद्धा थे। उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनका नाम था सिकंदर। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले सिकंदर जब जन्म लिया तो वो समय था 356 ईसा पूर्व। मतलब क्या होता है ईसा पूर्व का मतलब कि ऊपर से नीचे टाइम घटता है। 356 के बाद 355, 355 के बाद 354, 354 के बाद 353। और हम लोग ये जो पढ़ते हैं वर्तमान में वो एशियन के रूल पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आज 2022-23 है, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, तो नीचे से वो जा रहे हैं ऊपर। लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता था कि ऊपर से हम लोग नीचे आते थे। तो यहाँ सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो सिकंदर थे, सिकंदर का जन्म कब हुआ तो 356 ईसा पूर्व में। और इसके बाद पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो जहाँ जन्म हुआ सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में कि ये जो मैसेडोनिया के थे, इनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ। और मैसेडोनिया कहाँ पड़ता है? यूनान में। ये यूनान के एक बहुत ही आक्रमणकारी महान आक्रमणकारी सिकंदर थे। एक बहुत ही महान आक्रमणकारी योद्धा थे। इनके पिता जो जब ये जन्म लिए तो इनको कोई पापा हुए करे बिना बाप का जन्म लेता नहीं को। तो इनके पिता का नाम थे लुई फिलिप। और जब ये बच्चा जन्म लिया 356 में मैसेडोनिया यूनान में पड़ता, तो इनके पिता का नाम क्या था? लुई फिलिप। पिता का नाम लुई फिलिप था। और ये जो सिकंदर थे इनके पिता ने इसका एक नाम रखा था बचपन का नाम इसका मैसेडोनिया अलेक्जेंडर। ये पिता जो लुई फिलिप थे, लुई फिलिप ने सिकंदर का बचपन का नाम मैसेडोनिया अलेक्जेंडर रखा था। लेकिन ये बात कभी भी लुई फिलिप को पता नहीं थे कि जो हमारा बेटा है ये हमसे ज्यादा बड़ा महान आक्रमणकारी योद्धा बनेगा। इनको कभी भी पता नहीं था। ये कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचे थे कि जो हमारा बेटा सिकंदर है, जिसका नाम मैसेडोनिया, जो हमारा मैसेडोनिया अलेक्जेंडर है, ये हमसे भी एक महान आक्रमणकारी योद्धा बनेंगे। इसका प्रमाण जब तब मिलता है जब ये 17 साल के उम्र के थे और इसे विश्व विजेता बनने के लिए सपन देखे कि हम एक दिन विश्व विजेता बनेंगे। तो ये क्या थे? जो लुई फिलिप के पिता थे ये भी एक शासक थे। जिस स्थान में जन्म लिए मैसेडोनिया में, वहीं के शासक लुई फिलिप थे। मैसेडोनिया शासक कौन थे? लुई फिलिप। कहने का मतलब कि जो सिकंदर थे वो मैसेडोनिया में जन्म लिया। मैसेडोनिया कहाँ पर था? यूनान में। और इनके पिता का नाम लुई फिलिप जो मैसेडोनिया का शासक था। और 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो हर बच्चा का नाम रखा था। तो इनके पिता ने भी सिकंदर का नाम क्या रखा? मैसेडोनिया अलेक्जेंडर। लेकिन इसे इस बात का पता कभी नहीं था कि जो हमारा पुत्र जिसका नाम मैसेडोनिया अलेक्जेंडर रखा, वो एक दिन हमसे भी बड़ा एक विश्व विजेता बनने के सपन देखेगा। और ये जब 17 साल के उम्र के हुए तो इनके सर में एक ही बात आने लगा कि हमें एक दिन विश्व विजेता बनना। और ये विश्व विजेता बनने के लिए सपन देखने लगे। जब ये बड़ा हुए 17-18 साल के, तो हर व्यक्ति क्या होता है, पहले शादी ब्याह बहुत जल्दी होता था। 17-18 विवाह करके सब सवेर देता था। तो जब ये बड़ा हुए तो इसका शादी करने की बात आ गया। भाई ये शादी कहाँ होगा, समझ रहे हैं? शादी पढ़ाई लिखाई थे। सबसे पहले इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। तो सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। यदि आपसे कोई पूछे कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, जो अरस्तु थे वो सिकंदर को पढ़ाए थे। और जो अरस्तु है, अरस्तु के भी गुरु कौन थे? तो प्लेटो। और इस प्लेटो को इतिहास में अल्फातून का यदि आपसे कोई पूछे कि जो मैसेडोनिया के जो शासक लुई फिलिप थे उसका पुत्र कौन था? तो सिकंदर। या फिर पूछे सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो लुई फिलिप।
सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैसेडोनिया के। मैसेडोनिया कहाँ पड़ता है? यूनान में। सिकंदर का जन्म कब हुआ? तो 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का बचपन का नाम क्या था? मूल नाम मैसेडोनिया अलेक्जेंडर। और पूछे कि सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो को इतिहास में अल्फातुन कहा गया। और आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के भी गुरु थे सुकरात। इनके गुरु सुकरात। अब देखिए, सबसे पहले देखिए सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु गुरु प्लेटो। प्लेटो को इतिहास में अल्फातुन कहा गया। और जो प्लेटो गुरु थे सुकरात थे। ये सुकरात कहीं का नहीं बल्कि ये एक बहुत ही अमेरिका के थे। एक बहुत मतलब कि जो ये अंधविश्वास को नहीं मानते थे। अंधविश्वास को कभी भी नहीं मानते थे। जब बहुत वर्ष पहले सोचिए आप, सिकंदर के गुरु अरस्तु गुरु प्लेटो के गुरु अल्फातुन। और ये 356 ईसा पूर्व के बाद सुकरात कितना दिन पहले के होंगे? शायद हो गए 600 ईसा पूर्व के। अब देखिए सुकरात जो थे उस समय चल रहा था क्या? पृथ्वी चरखुट है, चतुर्भुज के आकार के। लेकिन सुकरात बोलते थे कि पृथ्वी गोल है। अब कहने का मतलब लोग पहले क्या समझते थे कि जो ये पृथ्वी है, यदि हम यहाँ तक आएंगे इसके बाद धड़ से नीचे गिर जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये घटना से पूरे विश्व के लोग डरते थे और पृथ्वी का भ्रमण करना नहीं चाहते थे। लेकिन वही जो सुकरात थे, सुकरात कहते थे कि जो पृथ्वी है गोल है, हम इसका हर कोने में भ्रमण कर सकते हैं और हम कभी भी कहीं गिर नहीं सकते। लेकिन जो विश्व के लोग थे ये बोलते थे पृथ्वी चरखुट है, चतुर्भुज के आकार है, और हम यदि इस छोर पे आते हैं तो ये साइड गिर सकते हैं, इस छोर पे आते हैं ये साइड गिर सकते हैं, और यदि इस छोर पे आते तो ये साइड गिर सकते हैं, और इस छोर पे आते तो ये साइड गिर सकते हैं। लेकिन जो सुकरात हमेशा इसके खिलाफ रहते थे और बोलते थे कि जो ये नियम आप लोगों का ये बिल्कुल गलत है, पृथ्वी गोल है और हम इसके चारों ओर परिभ्रमण कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो जो यहाँ के जो लोग थे जो मान रहे थे कि जो पृथ्वी क्या है? चरखुट है, ये जो लोग थे इनके खिलाफ हो गए। या आपको डर नहीं लगता कि पृथ्वी गोल है? यदि आपको डर गिरने से नहीं लगता है तो आपको जहर का प्याला दे देंगे, आप भी जाइए। तो वहां के लोग सुकरात को जहर का प्याला दिए। सुकरात ने इस जहर को प्याला को हंसते हंसते पी लिया। कहने का मतलब थे जो सुकरात थे वो अंधविश्वास को कभी नहीं मानते थे, ये हमेशा सही बातों पे ही विश्वास करते थे। लेकिन जो वहां के लोग थे वो समझते थे कि पृथ्वी क्या है? चतुर्भुज के आकार के है, यदि हम यहाँ जाते हैं तो गिर जाएंगे। लेकिन सुकरात क्या मानते थे? पृथ्वी गोल। अब देखिए जो सुकरात थे प्लेटो गुरु, वो जहर के प्याला पीने के कारण इनके मृत्यु हो गया। इसके बारे में पढ़ते आगे बढ़ते हम लोग कि जब सिकंदर बड़ा हुआ 17-18 इसका उम्र हो गया तो एक और इनको विश्व विजेता बनने का सपना देख लिया था। अपने यूनान में हमें एक दिन विश्व विजेता बनना, और इनका उम्र भी हो गया था 17-18-19 हो गया शायद। तो उस समय इसका शादी किया गया, और जब शादी किया गया तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। रेक्सोना भी यूनान के कोई शासक का बेटी थी, इससे इसका शादी हो गया। अब फिर से एक बार रिवीजन मार दीजिए। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ? मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया कहाँ पड़ता है? यूनान में। सिकंदर का जन्म कब हुआ? तो 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम क्या था? तो लुई फिलिप। ये मैसेडोनिया के शासक थे। सिकंदर जब एक जन्म लिया उसके बाद बच्चा में इसे पढ़ाया गया कौन? इसको बच्चा कौन पढ़ाया? अरस्तु। यानी कि सिकंदर गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात। सुकरात को जहर की प्याला देकर मार दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सिकंदर थे वो सिकंदर को 18 साल में ही 17-18 साल में ही विश्व विजेता बनने का सपना देख लिया था कि हमें एक दिन विश्व विजेता बनना है। जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के सपना देख लिए थे तो ये अलग अलग राजाओं से युद्ध करके उसे हराते थे। उनके जो भी क्षेत्र होते थे उन पर अपना अधिकार जमाते थे और उस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे।
इसी प्रकार सिकंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे, अलग अलग देशों के राजाओं से युद्ध किए और जीतने लगे। कहने का मतलब उस समय यूनान के लोगों को जितनी देशों की जानकारियां थी, जितनी क्षेत्रों की जानकारियां थी, उन सभी क्षेत्रों को जीतने का प्रयास कर रहे थे। इनके बहुत बड़ी सेना थी, इनके सेना में हाथी बहुत ज्यादा रहते थे, जिससे कारण युद्ध को जीतने में बहुत आसानी होती थी और बहुत जल्दी युद्ध जीत जाते। पहले कहने का मतलब था इतिहास में कि जिसके पास ज्यादा हाथी है, ज्यादा सेना, वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। केवल एक कूटनीतिक रूप से बहुत सारे युद्ध को ये जीत लिए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हमारा जैसे भारत है ना, जैसे होता है हमारा जैसे तो यहाँ पड़ता है पंजाब, तो पंजाब में खबैर दर्रा हिंदुकुश पर्वत पता है ऐसा, तो यही हिंदुकुश पर्वत से प्रवेश किए भारत में, समझ गए ना। और यही हिंदुकुश पर्वत से खबैर दर्रा से प्रवेश किए। तो जब प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले इसे मिला एक राजा, यहाँ थे आम्बिक, तक्षशिला के राजा आम्बिक वहाँ शासक कर रहे थे। तो जब पता चला कि भारत में सिकंदर की एक बहुत बड़ी सेना प्रवेश कर रही है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप हुए सिकंदर और बोले कि जो सबसे पहला राजा बाई जानकारी प्राप्त किया वहाँ के राजा कौन थे? आम्बिक। सबसे पहला राजा कौन थे? आम्बिक। और आम्बिक से युद्ध करने के लिए चेतना चेतावनी दी कि आप हमसे युद्ध करिए। तो आम्बिक बहुत डर गए थे और जब सिकंदर की सेना को, एक विराट सेना को देखी, तो इसका जो मन था एक बहल ये कहा कि हम इतने बड़े सेना के साथ युद्ध कैसे करेंगे। और ये इसे कहा कि आप युद्ध करके या फिर हमारी अधीनता स्वीकार करिए, या आप मान लीजिए कि आप हार गए हैं। तो कहा हम ऐसे कैसे मान ले भैया। लेकिन लास्ट में जब ये युद्ध करने के लिए आए, तो जब इसके पास पहुंचा, इसके महल के चारों ओर जब देखा कि ये बहुत सारे हाथियों की लगी हुई बहुत सारे सेना, एक विराट सेना हमारे किले को किलेबंदी कर ली है, तो इन्होंने तुरंत अधीनता स्वीकार कर लिया। जी हाँ, आम्बिक अधीनता स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब कि जो आम्बिक थे, अब इस फिगर को मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं जो आम्बिक थे स्वीकार किया, किसका? सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया आम्बिक। अब देखिए, जब आम्बिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया, तब ये जो जितने क्षेत्र थे ये किसके कब्जे में आ गए? बोलिए, ये कब्जे में आ गए किसके? सिकंदर के कब्जे में आ गए। अब देखिए, और इनको कहा कि भैया आप अधीनता तो स्वीकार कर लिए, ठीक है, लेकिन जब हम अगले राजाओं से युद्ध करेंगे तो आपकी सेना हमारी सेना को मदद करेगी इस अगले राजाओं से युद्ध जीतने में। ठीक है भैया, हम युद्ध करेंगे, सॉरी हम आपको मदद करेंगे, हमारा जान तो बचेगा ना। ये इतना छोटा था, मर जाता। अधीनता का स्वीकार किया था। आप यदि लड़ते यहाँ पे, आपका जब पूरा सेना मारता, तो इसके 25% सेना तो आप मार सकते थे। मानते हैं क्या? 100 सेना मानते हैं, मतलब 10,000 सेना मानते हैं। यदि आप इसमें 10,000 सेना कोई मारते थे तो 90,000 सेना बचता। और जब धीरे धीरे देखता कि हमारी सेना मर रही है, तो अपने आप वापस घूमते। लेकिन छोटा क्या किया? अधीनता स्वीकार कर लिया। अब तो जी के भी क्या करता है, क्या यहाँ पे दूसरे की गुलामी कर रहा। लेकिन जब इनके सेना ने, इनके जो सम्राट का विस्तार था वो अपना विस्तार किया, और इनके सेना, आम्बिक के सेना और जो सिकंदर की सेना थी, ये दोनों मिल गए और अगले राजा जो पोरस थे, पोरस से युद्ध किया। पोरस से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ देखा जाता है कि जो पोरस थे उनको कहा गया भैया कि आप हमारे साथ युद्ध कीजिए या फिर अधीनता स्वीकार करिए। इन पोरस के बाद पास ये चीज खबर किया गया। लेकिन पोरस एक ऐसे महान योद्धा थे, वो कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। और जब युद्ध हुआ, ये यहाँ पे एक नदी बहती है, ये पोरस का, सॉरी
यहाँ पे यहाँ युद्ध हुआ। ये नदी एक बहती है, ये पोरस का क्षेत्र था। यहाँ पे उस नदी का नाम है ब्यास नदी, वहीं पे युद्ध हुआ और पोरस उस युद्ध में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और युद्ध किया। अंत में क्या हुआ कि ये जो आम्बी की सेना और फिर सिकंदर की सेना थी, इन दोनों के सेनाओं जब मिल गया तो इसके सेना पे भारी पड़ गई और अंत में जो पोरस थे, पोरस युद्ध हार गए। और जो ये युद्ध हुआ ब्यास नदी के पास हुआ, सॉरी झेलम नदी झेलम नदी के किनारे हुआ, जिसके कारण इस युद्ध को झेलम विस्तता का युद्ध कहते हैं। झेलम विस्तता का युद्ध कहते हैं। जब पोरस ने हार गया युद्ध को तो सिकंदर की सेना ने पोरस के पास गई और पोरस के बाल घसीटते हुए सिकंदर के पास आए। सिकंदर यहाँ है, सिकंदर के पास किसको लाया? पोरस को बाल घसीटते हुए सिकंदर के पास आया और कहा, सिकंदर कहा कि तुम युद्ध में तो हार गए हो तो हमारी अधीनता स्वीकार करो। कहा क्या कि हमारी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन पोरस एक ऐसे प्रकर्मी, एक ऐसे साहसी योद्धा थे, इन्होंने कहा कि हमारे आप गला काट दीजिए लेकिन हम कभी आपका अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात से सिकंदर इतना खुश हुए कि इसको अपना दोस्त बना लिया। वाह, हम बहुत सारे राजाओं को देखे लेकिन आपके जैसे राजाओं को हमने कभी नहीं देखा। हमने पूरा विश्व विजेता बनने की सपना देखा, लेकिन आपके जैसा हिम्मत वाला, आपके जैसा साहसी योद्धा अभी तक नहीं देखे। जब आप ही सोचिए, यहाँ पे अपना पूरा क्षेत्र हार गया, इनके सेना खत्म हो चुकी है और इनके बाल घसीटते हुए लाया गया और कहा गया कि आप हमारे अधीनता स्वीकार करके हम जो कहें वो आप अब करिएगा। तो इन्होंने क्या कहा, आप हमारे गर्दन काट दीजिए लेकिन हम आपके अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इतना बात को सुनते हुए सिकंदर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए और इसको अपना दोस्त बना लिया। लेकिन इस सिकंदर को पता नहीं था कि ये दोस्त आपके साथ क्या करने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग की चीजें आप आएगी आगे। देखिए, जब दोस्त बना लिया तो युद्ध में सिकंदर की पत्नी भी गई थी। और पत्नी कौन था भैया? रेक्सोना जी भी युद्ध में गए थे। और जब युद्ध में गए तो पता चला कि जो एक योद्धा था पोरस, वो पोरस ने सिकंदर के साथ जब युद्ध किया तो वो युद्ध में भले हार गए, लेकिन जब सिकंदर के पास पोरस को लाया गया तो कहा गया कि भैया आप अधीनता स्वीकार करिए। लेकिन पोरस जो थे वो अधीनता स्वीकार नहीं करके कहा कि आप हमारे गर्दन काट दीजिए लेकिन कभी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। वो मरना चाहा लेकिन कभी भी किसी की गुलामी करना नहीं चाहा। इससे सैल्यूट करते महान योद्धा पोरस जैसे। एक नलायक यहाँ पे आबिद था, छोटा कहीं, जो तुरंत बिना युद्ध किए हुए अधीनता स्वीकार कर लिए। अब देखिए, पोरस जो थे इनसे युद्ध किए, इनकी सेना बहुत थक गई होगी, बहुत सारी, मतलब युद्ध तो लगातार चलता है, एक दिन का युद्ध नहीं होता, महीनों महीने युद्ध चलते रहता। तो इस युद्ध में थक गई होगी सेना। तो मानते पोरस की जो सेना थी वो हार गई, पोरस हार गई होगी। लेकिन जो सिकंदर की बहुत सारी सेना बनी होगी, पोरस की बनी होगी, तो उनके सेना में जो वृद्धि नौबत कमी हुआ ना। अब देखिए, जब पोरस की पत्नी को रेक्सोना को पता चला, सिकंदर की जो पत्नी थी रेक्सोना को पता चला कि पोरस एक बहुत महान योद्धा थे जो सिकंदर के साथ युद्ध हुआ, तो उन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार करके अपना मरना पसंद किया। इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और जब सिकंदर जो थे पोरस को अपना दोस्त बना लिया था। और जब सिकंदर ने पोरस को लाया, इस दोस्त को, पोरस को जब लाया अपने पास, तो उसके पत्नी कौन थी? रेक्सोना। अब देखिए, ससुरा पोरस अपना पूरा साम्राज्य हारा है। अब देखिए, पोरस अपना पूरा साम्राज्य हार गया और जो सिकंदर की पत्नी के पास आया तो सिकंदर की पत्नी देखकर मुस्कुराती है, हा हा करके खाली ऐसे। अब देखिए, और ये जो पोरस जो थे उस रेक्सोना को देखकर मुस्कुराया और इस समय मुस्कुराते हुए पोरस को देख लिया सिकंदर, ससुरा फिर बात हो गया। अभी देखिए क्या होता है।
जब सिकंदर थे, सिकंदर मतलब अपने घर के बाहर कहीं भी होंगे, तो जब देखा कि पोरस रेक्सोना के देखकर मुस्कुरा रहे हैं और सिकंदर इस चीज को देख लिया, इसका मन में उसमें क्या चला होगा, अरे ससुरा इसको दोस्त बनाया और अपना पता नहीं ये को देख मुस्कुरा रही है। अब देखिए, लेकिन कहते ना इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी योद्धाओं ने दोस्ती निभाई खूब निभाई। अब देखिए, अब सिकंदर ने दिमाग लगा लिया, ये तो हमारे पत्नी को देखकर हंस गए, अब क्या दिमाग लगाए। तो उस समय सिकंदर को पता था कि भारत में रक्षाबंधन का त्योहार होता है, और उसी त्योहार को उसी दिन सिकंदर ने रेक्सोना से पोरस के हाथों पर कलाई पर राखी बनवाते, कि जब इससे हम इसके हाथ पर राखी बनवाते हैं, ये कभी भी देखकर उस नजर से हमारी पत्नी रेक्सोना को कभी भी नहीं देखेंगे। कौन? पोरस, जो इसका दोस्त था। पोरस इसका दोस्त था सिकंदर की। कंप्लीट यहाँ पे। अब देखिए, तो रेक्सोना ने सिकंदर के जो पत्नी थी रेक्सोना ने पोरस के हाथ पर राखी बांधी। कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। और जब दोस्त भी बन गया तो भी ये सपोर्ट, इसका सेना वाला भी नहीं था, लेकिन ये सपोर्ट किसको करने लग गया? सिकंदर को। और जब अब देखिए, ये तो आगे का अधिकार स्वीकार करें, पोरस हार गए। अब आता है घनानंद बिहार राज करते थे। अब पता चला, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य राजा जिनके अब देखिए, यहाँ घनानंद थे। अब देखिए, घनानंद तो सॉरी आम्बिक ने अधिकता स्वीकार कर लिया। पोरस ने क्या किया? पोरस ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में हार गया। उसके बाद यहाँ पे जो घनानंद, लेकिन यहाँ पड़ता है एक नदी, इसका नाम है व्यास नदी। इस नदी को व्यास नदी नाम। इस व्यास नदी, अब देखिए, इसके साथ युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना बहुत थक गई थी, धीरे धीरे है। और पता चला कि जो उस समय इधर थे मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य ये साइड मगध पूरा फैला हुआ, इधर राज कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, ये बात जब चलता पता चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसे हम लोग पढ़ते हैं चाणक्य। अब देखिए, जो यहाँ पे जो क्षेत्र है मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चल जाता पता, चाणक्य जो गुरु थे, चाणक्य को चल जाता पता कि जो एक सिकंदर नाम का कोई यूनान के आक्रमणकारी है, जो विश्व विजेता बनने की सपन देख रहा है, और वो आम्बिक को भी अपने लपेटे में लपेट लिया, पोरस भी हार गया। और वो व्यास नदी को पार करने के बाद जो घनानंद है, वो घनानंद को भी मार सकता है, लेकिन घनानंद भी था बहुत विशाल सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। इनके सेना ऐसा था कि यदि युद्ध लड़े तो 3-4 महीने तक इसके साथ युद्ध कर सकता था। इसके सेना में एक ऐसी क्षमता थी। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य ही थे, जिसे कौटिल्य भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है। तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जो कौटिल्य थे, वो कौटिल्य आए किसके पास? घनानंद के पास। घनानंद उस समय दम पूरा सुट्टा मार रहा था। और जब इसके पास आया तो इसको कहा कि घनानंद, तुम्हारे क्षेत्र में एक यूनान के आक्रमणकारी सिकंदर घुस रहे हैं, आप उसे रोकने का प्रयास करें। तो ये समय जो ससुरा में था, पीले था पूरा गांजा खड़ी, गांजा भांग सब मार रहा था। इसको पूरा आँख का लाल था। ये देखा चाणक्य को, तो देखता लंबा टीक लटका है पीछे, उठा उसका चोटी बांध रहा था पीछे साइड, उठा उसका पूरा टिकिए नोच दिया। और उसमें टिक मतलब कि जो केस रहता है वो सीखा बोलते। तो बोला कि तो यहाँ पे जो इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे,
इसके इस दुर्व्यवहार से पूरा गुस्सा हो गया और इसने उसी दिन कसम खा लिया था कि यदि जिस दिन हम तुम्हारा अंत नहीं करेंगे तब तक हम अपने सीखे को नहीं बांधेंगे, अपने चोटी को नहीं बांधेंगे। और यहाँ से वापस लौट कर चले गए। लेकिन जो कौटिल्य थे ये अपने जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य को कभी भी नहीं बताया कि हम घनानंद के पास गए और हमारी बेइज्जती हुई। ये बात कभी भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ समझिएगा बेटर, यदि चंद्रगुप्त मौर्य को बताते कि घनानंद ने हमारा बेइज्जती किया तो घनानंद आते इसके साथ क्या करेंगे, युद्ध करने के लिए। और जब इसके साथ युद्ध करते तो जो इसकी सेना थी इसके साथ युद्ध करके हार भी सकते, जीत भी सकते थे। लेकिन आगे इसका परिणाम देखें क्या होता है। सेना हप जाती है यहाँ पे और इधर एक और सिकंदर पूरा जीतते हुए इस क्षेत्र को आ रहा, जीतते हुए आ रहा, इस इतना क्षेत्र को जीत गया सिकंदर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब इसके साथ युद्ध करता जब तक सिकंदर इटली बाहर जाता ब्यास नदी को पार करके ये साइड। लेकिन देखिए यही तो होता है कि जब सारथी तेज हो, सारथी चालाक हो तो युद्ध कोई भी हो परिणाम उसका जीत का ही होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, चाणक्य ने कभी भी नहीं बताया कि घनानंद ने हमारी बेइज्जती किया, बल्कि गए चंद्रगुप्त मौर्य के पास और एक बात बोले कि उनसे ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम हमें खुद करनी है। और ये करने लगे। अब देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो थे, चाणक्य इतने तेज दिमाग के, बहुत तेज दिमाग के, इन दोनों ने निकले वहां से और किसी तरह से जो ब्यास नदी के पास आया और यहाँ सेना सिकंदर की लगी हुई, इस सेना में घुस गए, इनके एक दो सैनिक को मारकर उनके ड्रेस पहने और इन्होंने अफवाह फैलाने लगा कि भारत ऋषि मुनियों की, देवों की, महादेवों की भूमि रही है। जो भी दूसरे व्यक्ति युद्ध के लिए इस ब्यास नदी को पार करेगा उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस अंधविश्वास में फंस गया और एक कामयाब क्या किया, जो खाना बनाता है ना, ये खाना बनाने का काम यही लोग करने लगे। और क्या करते थे, जो जहर लाते थे, आज मिलाया जहर तो कोई 2 दिन बाद मर रहा, कोई 4 दिन बाद कोई मर रहा, कोई सप्ताह बाद मर रहा। अरे और सभी लोग पार करने के लिए प्रयास करते थे। ब्यास नदी यहाँ पर वैसे दिखाए ना, बहुत बड़ी ब्यास नदी है, बहुत दिन लग जाते हैं, दिन लग जाता है पार होने में। अब देखिए यहाँ पे सिकंदर की सेना है, ये सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करना चाह रहे हैं, सबको जहर लोग खिला दिया। अब देखिए क्या हुआ कि जो आज पार करे तो पार करके नदी मर गई, तो पार कर लास्ट तक पहुंचा फिर वहां मर गया। मतलब कहने की तरह इतना इन लोग भयभीत हो गए इनके कूटनीतिक नीति से, चाणक्य के कूटनीतिक नीति से इनकी सेना बहुत भयभीत हो गई और लास्ट में ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और एक यहाँ पर थे, यहाँ पे जो सिकंदर थे, सिकंदर के जो जल सेनापति थे और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। थल सेनापति और जल सेनापति जॉर्ज निरियाकस थे। ये सेना पार करने से मना कर देगा, लेकिन इनका जो जल सेनापति जॉर्ज निरियाकस ये बहुत ससरा चला, समझ रहे थे कि ये कुछ गड़बड़ी, ऐसे कैसे हो सकता कि हम नदी पार करेंगे मर जाएंगे। लेकिन इतने ये लोग थक चुके थे, भयभीत हो गए थे, मर रहे थे लोग ब्यास नदी पार करने से। इनके कारण एक अफवाह फैल गया था, ये लोग ब्यास नदी पास पार करने से मना कर दिए। सिकंदर भी बहुत समझाए, लेकिन इनकी सेना नहीं माने और घूम गई। जब युद्ध में सेना घूम जाए आप युद्ध कैसे जीतिएगा, यही बात है कि यहाँ पे। और जब ये सेना घूम गए तो सिकंदर का जो हम बताए थे यहाँ पे कि जो विश्व बनने का सपना था वो टूट गया। और इससे तोड़ने का काम किसने किया, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कूटनीतिक नीति ने। अब देखिए और जब सिकंदर वापस घूम रहे थे
तो एक बेबीलोन जगह पड़ता है, बेबीलोन दिखा नहीं पा रहे थे, बेबीलोन। वो बेबीलोन में इनको एक डायरिया बीमारी थी, तो बहुत थकावट थे, एक मन पर टेंशन कि अब देखिए भैया सपना क्या होता है। हम 20 विजेता सपना बनने के लिए देख लिए थे, और जब इनके जो सपना टूटता है ना, और जब वापस खुले मुंह जब वापस आता है ना, उसमें दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। अब देखिए 20 विजेता बनने का सपना तो देख लिए थे, और ये इस क्षेत्र को जीत नहीं पाए और यहाँ से वापस घूमे, तो इनके डायरिया बीमारी थी। एक तो तनाव इसका था कि हम युद्ध नहीं जीते, आगे गए नहीं, वापस लौट गए। तो जब घूम रहे थे वापस, तो एक बेबीलोन जगह पड़ता है, और उस बेबीलोन में डायरिया बनने के कारण 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गया। लेकिन जो बेबीलोन का मकबरा आज भी 7वें अजूबों में से एक है। ये बगीचा में एक ढोल लगा हमेशा झूलते रहता है, और इस कारण से इनके विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया। यहाँ बोल सकते हैं कि जो किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इसके सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना तोड़ दिया। अब बात आता है इस घनानंद की। इस घनानंद का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इसके चोटी को खोला हो। इतने बड़े महान योद्धाकारी जो सिकंदर थे, इनको वापस बुलाने में तो चुटकी का काम किया, घुमा दिया। तो ये छोटा सा घनानंद को क्या बोलेंगे, इसको ही बाद में निपटा दिया। इस तरह से आपके वीडियो खत्म हो गए। और देखिए सिकंदर के बारे में फिर से करते रिवीजन। जन्म ईसा पूर्व में एलेक्जेंडर, इसका नाम बचपन का नाम था। इसका जन्म जो लिया मैसेडोनिया में लिया, जो यूनान में पड़ता। पिता लुई फिलिप थे, मैसेडोनिया का शासक थे। गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, सुकरात वाला जहाँ के प्याला पीने के कारण इसे अल्हादुल कहा गया प्लेटो को। जब बड़ा होगा शादी किसके साथ हुआ था? अरेक्सोना के साथ। अब देखिए जब 17-18 साल के उम्र के थे, तो इन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना देख लिया था। इसके लिए युद्ध बहुत सारे देशों से युद्ध किया, नेपाल वियतनाम से सबसे युद्ध किया। सब जीते होता भारत आए। भारत की इस क्षेत्र भारत के इस क्षेत्र में जब आए, यह हिंदू कुश कबैल दर्रा पड़ता है, उस क्षेत्र से पार हुए। तो सबसे पहला शासक वहाँ के कौन थे? आम्बिक से युद्ध नहीं किया, हुआ देवता स्वीकार कर ली। और उसके बाद मिले पोरस ने इसके साथ युद्ध किया, झेलम नदी किनारे युद्ध किया। इस युद्ध को झेलम विस्तार युद्ध, एक हाइड्रे स्पीशीज का युद्ध भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस युद्ध में पोरस हार गए, लेकिन इनका अधिकता स्वीकार नहीं किया। लास्ट में इसके दोस्त बना दिए। दोस्त बनाए तो दोस्त जानते क्या किया, इनके पत्नी पर लाइन मारने लगा। जानते आप इसके पति नाम अरेक्सोना था। और जब सिकंदर तो इन दोनों को हराकर ब्यास नदी को पार करना चाहा, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे वापस करा दिया और घनानंद को भी निकाल दिया। इसके साथ आपका वीडियो खत्म होता है।